हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करता हूँ ताकि आपके चैप्टर्स को आसानी से समझाया जा सके। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, आइए समझते हैं। यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट वाला बिजनेस। अभी जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ई बिजनेस तरीके को यूज करते हैं। इसी प्रकार ई कॉमर्स, ई का मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक है और कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। अभी जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो तो यह भी एक ई कॉमर्स का पार्ट है। तो आपने इन शब्दों के बारे में जाना, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इन शब्दों का आगे बहुत यूज होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है कि ऐसा बिजनेस एक्टिविटीज करना इंटरनेट की मदद से, जैसे कि इंटरनेट की मदद से ही बाइंग करना, इंटरनेट की मदद से ही सेलिंग करना। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की जाती है 4 तरीके से की जाती है। नंबर 1, B2B। यहाँ पर B का मतलब है बिजनेस, 2 का मतलब है टू, B का मतलब है बिजनेस। हम इन सबको जोड़ दें तो बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स हो जाता है। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होती है, इसी को हम B2B ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऐसे समझो, यह होलसेल है और यह रिटेल शॉप है। होलसेल भी एक बिजनेस है और रिटेल शॉप भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। अब जो रिटेल शॉप है यह होलसेल से सामान खरीदता है, तो आपने देखा जो ट्रांजैक्शन हो रही है यह बिजनेस और बिजनेस के बीच में हो रही है। इसीलिए यहाँ पर B2B कॉमर्स अप्लाई होता है। बिजनेस टू बिजनेस के बीच में यह कुछ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए सामान को उपयोगी बनाता है। जैसे कि होलसेलर ने चॉकलेट रिटेल शॉप को बेचा, होलसेल को फायदा हुआ और रिटेल शॉप को नीड्स थी तो उसकी मदद हो गई। इसी प्रकार कोलैबोरेशन होता है, यानी कि जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे कि होलसेल और रिटेल शॉप मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। कमर्शियल नेगोशिएशन, बिजनेस के बीच बातचीत जिसमें दाम और शर्तें तय की जाती हैं। इनवाइटिंग टेंडर्स, इसका मतलब है कि जब एक बिजनेस काम के लिए कंपनी से ऑफर या सप्लाई मांगता है अलग अलग को इनवाइट कर, इसी को हम इनवाइटिंग टेंडर्स बोलते हैं। तो यह कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि बिजनेस टू बिजनेस के बीच में हो सकती थी। नंबर 2, B2C कॉमर्स। यहाँ पर B का मतलब है बिजनेस, 2 का मतलब टू और C का मतलब कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है यह बिजनेस और कस्टमर के बीच में होती है, जिसे हम B2C ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे समझो, ये एक अमेजन का बिजनेस है और एक कस्टमर। यहाँ पर अमेजन वाले ने क्या किया कि कस्टमर को सामान बेचा। यानी कि आपने देखा यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, यह कस्टमर और बिजनेस के बीच में हो रही है। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि इन्वॉल्व हो सकती है इस दौरान, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अमेजन ने आपको माल बेचा, यानी कि इसकी सेलिंग हुई और आपके पास माल पहुंच गया, यानी कि माल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आफ्टर सेल सर्विस, इसका मतलब है कि सामान खरीदने के बाद जो सर्विस दी जाती है उसी को हम आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। ऐसे समझो, आपने एक अमेजोन से मोबाइल खरीदा और इसमें कुछ खराबी आ गई और आप इसे सर्विस सेंटर लेकर गए, और जो इधर से सर्विस मिलती है ना, उसी को हम आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट, ऑफर्स और डिस्काउंट के जरिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। लॉगिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, इसका मतलब है कि जब कस्टमर कोई सामान खरीदता है और इसमें कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो जो कस्टमर है या कस्टमर केयर में कंप्लेन कर सकता है। एक बात नोट करिएगा, B2C आल्सो गिव अ स्कोप फॉर C2B ट्रांजेक्शन, यानी कि जो बिजनेस टू कस्टमर है या कस्टमर टू बिजनेस भी ट्रांजेक्शन को दे सकता है। इसका मतलब है कि यह ट्रांजेक्शन कस्टमर और बिजनेस के बीच में की जाएगी। ऐसे समझो, आपने जो फोन खरीदा था, आपको फोन बहुत अच्छा लगा, तो आप एक कंपनी को फीडबैक डाल सकते हैं या फिर आप बिजनेस को गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही होता है आपका C2B ट्रांजेक्शन। नंबर 3, C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की जाती है यह कस्टमर टू कस्टमर के बीच में की जाती है। ऐसे समझो, यह शरद है, यह शिवम है। अब शरद के पास पुरानी बुक पड़ी हुई है और यह बुक शिवम को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो पुरानी बुक है ना, यह मैं शिवम को सेल कर दूंगा और इससे कुछ पैसे ले लूंगा। आपने देखा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये कस्टमर टू कस्टमर के बीच में ही हो रही है। यहाँ पर शिवम और शरद एक कस्टमर ही तो हैं। इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि सेलिंग यूज्ड बुक्स, यूज्ड क्लॉथ्स एक्सेट्रा।
सेलिंग एंटिक आइटम्स, यानी कि एंटिक आइटम्स को सेल करना। एंटिक आइटम्स वो होते हैं जो आपके पास बहुत पुराने साल से पड़े हुए हैं, जैसे कि आपके पास 100 साल पुरानी घड़ी। वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर्स, यानी कि कस्टमर्स को बताना इस सप्लायर के बारे में कि यह फ्रॉड है या सही। ऐसे समझो, ये एक मोबाइल शॉप है जिसमें से आपने एक मोबाइल फोन को खरीदा। आपने खरीदा था सैमसंग का, लेकिन यह तो आईफोन निकला, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब जब दूसरा बंदा इस शॉप पे जाएगा तो आप इसको तुरंत ही बताओगे यह शॉप फ्रॉड करता है। इतना ही नहीं, बल्कि आप बताते हो कि यह प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या थी, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, यह सब कुछ आप बताते हो। नंबर 4, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा का मतलब इंटरनल, बी का मतलब बिजनेस और कॉमर्स, यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन की जाती है यह पार्टीज और पर्सन के बीच में की जाती है जो कि इसी फर्म के पार्ट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रांजैक्शन की जाती है यह फर्म के अंदर ही की जाती है, जिसको हम इंट्रा फर्म भी बोलते हैं। ऐसे समझो, जब एक कंपनी का डिपार्टमेंट जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट आपस में मिलकर उसी कंपनी में काम करें, यानी कि एक ही कंपनी में प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जा रहा है, तो वही होता है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। एक बात ध्यान देना, यह बाहर के कस्टमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, यह सिर्फ कंपनी के अंदर ही होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स में सप्लायर भी होगा, फर्म्स भी होगा और कस्टमर भी होगा, यानी कि सप्लायर, कस्टमर और फर्म एक ही कंपनी में होंगे। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म, यानी कि इंटरेक्ट किया जा सकता है दो डिपार्टमेंट से इसी फर्म्स के अंदर, प्लेस किया जा सकता है ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है सप्लायर्स को, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की जा सकती है एम्प्लॉयज की। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। इनके मीनिंग्स की बात करें, यहाँ पर हर बिजनेस ऑनलाइन की मदद से किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो भी ऑनलाइन। स्कोप की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ पर ई कॉमर्स भी इंक्लूड है प्लस अदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड है, यानी आपको सिर्फ माल बेचना और खरीदना ही नहीं है, बल्कि आप और भी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स नैरो है, यानी कि छोटा है, यहाँ पर सिर्फ आप माल को बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो। इनके एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज कस्टमर सपोर्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, साथ में आप मार्केटिंग भी कर सकते हो एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। इंक्लूड्स की बात करें तो यहाँ पर ई कॉमर्स पार्ट है ई बिजनेस का, यानी कि ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आता है और जो अपना ई कॉमर्स है यह सिर्फ वन एक्टिविटी करता है ई बिजनेस के अंदर, जो कि करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अमेजॉन मैनेजिंग करता है ऑर्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर्स को जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका एग्जाम्पल है, आपने शूज़ खरीदा अमेजॉन से, आपका यह वाला टॉपिक खत्म होता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, यानी क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन बिजनेस का। सबसे पहला फ़ायदा कि ईजी टू स्टार्ट है, यानी कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से। लो कॉस्ट, आपको ऑनलाइन बिजनेस खोलने के लिए बड़ी बड़ी फिजिकल शॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप अपने घर में बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, यानी कि आपको बड़े बड़े शोरूम नहीं खुलवाने हैं, आप घर पे ही बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसकी अच्छी चीज़ यह है कि यह ग्लोबल रीच को प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच सकते हो, एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। ओपन 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। अपना जो कस्टमर्स है यह प्रोडक्ट को बाय कर सकता है चाहे जब, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स नहीं होता। भैया लेकिन मेरे यहाँ क्लोजिंग आवर होता है। अरे चुप, नहीं होता भाई, तू रात के 12 या 1 बजे भी तू अपना फ़ोन उठा, अमेजॉन ओपन कर और कुछ ऑर्डर कर, हो जाएगा। यह जो ई बिजनेस होते हैं यह कन्वीनियंट होते हैं कस्टमर्स के लिए। यह कन्वीनियंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो कस्टमर्स है यह घर पे बैठे कुछ ऑर्डर कर सकता है, ऑनलाइन पे कर सकता है और होम डिलीवरी भी ले सकता है। ई बिजनेस हमें बहुत स्पीड प्रोवाइड कराता है, यानी कि ई बिजनेस बहुत फास्ट काम करता है, ऑर्डर से लेके पेमेंट करने तक का काम। यह तो इनकी अच्छाइयाँ के बारे में हुई। थोड़ी सी इनकी बुराइयाँ यानी कि लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको लैक ऑफ पर्सनल टच मिल सकता है, यानी कि जो कस्टमर है ना, यह प्रोडक्ट को नहीं छू सकता है और ना ही ट्राई कर सकता है खरीदने से पहले।
यहाँ पर आपको हमेशा इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है ना, इनको इंटरनेट चाहिए होता है। स्पेशली देखा जाए तो रूरल एरियाज में लो नेटवर्क एरियाज होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लमें देखने के लिए मिलती हैं। ये जो एप्स होते हैं ना, ये इन एरियाज में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। यहाँ पर रिस्क ऑफ हैकिंग एंड फ्रॉड का डर रहता है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी रिस्की इफ द साइट इज नॉट सिक्योर। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और यहाँ पे साइट सिक्योर नहीं है तो समझ लीजिए कि आप कहीं रिस्क में हो सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट हैक किया जा सकता है। आप इन्हीं वेबसाइट या फिर एप्स को यूज कर सकते हैं जो कि ट्रूली सिक्योर्ड है। डिलेड इन डिलीवरी, ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो यह आने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभार क्या होता है कि प्रोडक्ट मिसमैच या रिटर्न इशू की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आपने ऑर्डर किया था जूता, लेकिन आपको डिलीवरी हो रहा है आईफोन, और आप रिटर्न डाले जा रहे हो और यह फोन रिटर्न लेके जा ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं रिटर्न इशू आई ना। आपकी अगली और लास्ट टॉपिक है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का मैं एक टिप्स बताता हूँ। ई बिजनेस ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन किया जाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा बिजनेस जो ऑफलाइन किया जाता है। आइए हम इनमें डिफरेंस जानते हैं। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ई बिजनेस आसान है फॉर्म करना और ट्रेडिशनल बिजनेस डिफिकल्ट है फॉर्म करना। ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास रूम या शोरूम होना चाहिए जहां पर आप अपने सामानों को रख कर बेच पाएंगे। अगर पर्सनल टच की बात करें, इसका मतलब है कि जो बेचने वाला है आपका इससे कैसा टच या इमोशन या भावना है। ई बिजनेस में यह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में यह पॉसिबल है। वही बात करें कि खर्चा किसमें ज्यादा आता है, तो ई बिजनेस में कम आता है और ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा आता है। चलाने की कॉस्ट की बात करें, यानी किसका ज्यादा खर्चा आता है बिजनेस को चलाने में, तो ई बिजनेस का कम आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का ज्यादा आता है। वही फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि सामान को खरीदने से पहले आप इसे छू सकते हैं, यह ई बिजनेस में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में यह पॉसिबल है कि आप सामान को खरीदने से पहले इसे छू सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन की बात करें, यानी कि बिजनेस में बड़ा करना चाहता हूं, तो आसान है ई बिजनेस में, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफिकल्ट है। यहाँ पे डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे और भी बिल्डिंग्स बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको लेबर कैसे रिक्वायर्ड होंगे। ई बिजनेस में क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वही ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा बहुत स्किल है या फिर स्किल्स लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वही रिस्क की बात करें तो ई बिजनेस में ज़्यादा है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कम है। और आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।